डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण, कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट का है, होम साइंस। सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है। प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसे कोई भी बीमारी न हो, यानी उसका स्वास्थ्य है वो उत्तम रहे। परंतु इसके लिए व्यक्ति को अथक प्रयत्न एवं परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर ही एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। यह कहावत ही नहीं बल्कि सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी कोई शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। जब तक हम स्वस्थ नहीं होते, हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं करता और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। सामुदायिक जो स्वास्थ्य है वो दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है। सामुदायिक स्वास्थ्य है क्या है, वो दो अलग अलग शब्द हैं। एक तो क्या हो गया सामाजिक यानी स्वास्थ्य, एक तो क्या है समुदाय। सामुदायिक स्वास्थ्य अलग अलग दो शब्द हैं, एक हो गया समुदाय और दूसरा हो गया स्वास्थ्य। ऐसे लोगों का जो समूह जो एक स्थान पर रहते हों, आपस में मिलते हों, सामुदायिक स्वास्थ्य को क्या कहेंगे हम, दो अलग अलग शब्द हैं, इनको कहेंगे ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जो एक स्थान पर रहते हों, आपस में मिलते हों, जिनके हित समान हों तथा मिलते हों, समान हित हों, तथा सामूहिक प्रतिक्रिया करते हों। वह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। वो समुदाय कहलाता है। यानी समुदाय किसे कहेंगे, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समूह जो एक स्थान पर रहते हो, आपस में मिलते हो, समान हित हो तथा सामूहिक प्रतिक्रिया करते हो, वह समुदाय कहलाता है, समुदाय कहलाता है। और स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग, आपको पहले भी बताया हुआ है, WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं।
निर्बलता का मात्र सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ही शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य रोग एवं निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं, यानी उसके अंदर कोई भी रोग ना हो, कोई भी निर्बलता ना हो, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था ही जिसके अंदर ये सारी चीजें हों, वो WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ये तो हुआ हमारा समुदाय की बात, ये हुई स्वास्थ्य की बात। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को जोड़कर ही सामुदायिक स्वास्थ्य की बात की गई है। इस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम हो। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का, जन जन का जीवन सुरक्षित होता है। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। विकसित देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य है मात्र व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए सरकार और शासन दोनों जिम्मेदार हैं। सरकार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुदाय के लोगों को रोग मुक्त बनाने वाले साधनों पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयत्नशील रहती है, जैसे पर्यावरण की व्यवस्था, जल एवं मल के निष्कासन की व्यवस्था, पेयजल उपलब्ध करवाना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, भोजन उपलब्ध करवाना, हवादार मकान की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के प्रति जनता में जागृति पर पैदा करना, ये सभी कार्य वृद्धों की देखभाल एवं पुनर्वास की व्यवस्था, शिशु के लिए पालना घर यानी क्रेच की व्यवस्था, रोग मुक्ति के बाद रोगी के पुनर्वास की व्यवस्था करना इत्यादि कार्य सरकार एवं जन विभाग द्वारा करवाए जाते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। विकसित देशों में स्वास्थ्य की उतनी विकट गंभीर समस्या नहीं है जितनी कि भारत जैसे विकासशील देश में। भारत में अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास, अशिक्षा, रूढ़िवादिता इत्यादि के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती रहती है, जिसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। गरीबी से चोरी, डकैती, लूटपाट, आगजनी जैसे अपराध करने की प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पोषण न्यूनता संबंधी अनेकों रोग हो जाते हैं। गरीबी एक अभिशाप है, यह 100% सही है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाला या इनकी व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक होनी चाहिए। व्यक्ति का स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, स्वयं की आदतें, सामाजिक सुविधाएं तथा पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसलिए इन सभी में सामंजस्य होना आवश्यक होता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रत्येक गांव, शहर एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कई प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री है उनका उपयोग किया जाता है, या सामग्री नहीं सॉरी दृश्य सर्वे जो साधन है, ऑडियो विजुअल एड्स है, उनके द्वारा जैसे कि दूरदर्शन है, रेडियो है, चलचित्र है, पोस्टर है, फोल्डर, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से जनता में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति चेतना जागृत की जाती है। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में जन साधारण को बताया जाता है, परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति की आर्थिक दशा अच्छी होगी। मान लो व्यक्ति को ज्ञान है कि हरे साग सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे इत्यादि में कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं, परंतु धन अभाव के कारण वह उन चीज़ों को क्रय नहीं कर सकता, यानी उन चीज़ों को नहीं खरीद सकता, तथा अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन न तो वह खुद कर पाता है, न ही बच्चों द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को दे पाता है। इसका परिणाम होता है कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। परंतु यह अति आवश्यक है कि घर के सभी व्यक्ति जो स्वस्थ हैं वो धन उपार्जन करने में लगे हों तथा धन का अर्जन करते हों, धन कमाते हों। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्वास्थ्य के स्तर में लगे सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं, परंतु उन सभी संस्थाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए स्वयं भी प्रयास करे। अगर वह स्वयं प्रयास नहीं करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब कोरोना महामारी चली हुई है, तो गवर्नमेंट तो आपको पता है सरकार अवेयर करती है कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, हर टाइम मास्क पहन के रखे, लेकिन लोग उसके पालन नहीं करते। तो इस कारण क्या है, स्वास्थ्य सरकार के द्वारा कितने ही कार्यक्रम चलाए जाए, कितने ही ज्ञान की बातें बताई जाए, लेकिन यह तब तक कारगर नहीं है जब तक व्यक्ति उसको धारण नहीं करता। अब सामुदायिक स्वास्थ्य में हम प्रत्येक व्यक्ति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर उत्तरदायित्व को अपने ऊपर नहीं लेता, तब तक चाहे जितनी भी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, कार्यक्रम चलाए जाएं, स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएं, निरीक्षण किए जाएं, वे व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं। वे सिर्फ सुविधाएं जुटा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अब निम्न प्रकार के जो उत्तरदायित्व है उनको निभाना पड़ेगा, उनका वहन करना पड़ेगा। कौन कौन से जो कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के, रोगी होने पर तुरंत उपचार करना तथा स्वयं को दूसरे निरोगी व्यक्तियों से दूर रखना, ताकि दूसरे व्यक्तियों में रोग ना फैल जाए। अगला, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना, ये उस व्यक्ति का फर्ज है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना और अच्छी आदतों का निर्माण करना, ये व्यक्ति के अंदर स्वयं के अंदर होनी चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता पर बल देना चाहिए। आप देखते हैं सभी अपने घर को तो सभी साफ रखते हैं, लेकिन बाहर आते जाते हैं तो कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या है, अगर हम बाहर कचरा फैलाएंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा। इसलिए पर्यावरण स्वच्छता पर बल देना चाहिए। रोग निरोधात्मक तरीके को अपनाना चाहिए, जिनसे रोगों से लड़ने की शक्ति हो। उन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, उन पोषक पदार्थों का संवहन करना चाहिए।
स्वास्थ्य के नियमों की पालना करना चाहिए। महामारी होने पर कानून की सहायता लेनी चाहिए। जैसे अब कोरोना महामारी में पुलिस वाले हैं तो वो आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाहर लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से महामारी जब फैल जाती है तो कानून की सहायता लेना आवश्यक होता है। तो ये थे हमारे इसके अंदर कि कौन कौन से हमें जो बातें हैं उत्तरदायित्व है जिनको व्यक्ति को स्वयं को ध्यान रखने चाहिए। सामुदायिक पोषण के स्तर का मूल्यांकन। सामुदायिक पोषण के स्तर का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे? इसका अर्थ है हम जो भी खा रहे हैं उसका मूल्यांकन करना कि हम जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं या नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO और WHO वर्ल्ड यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन 1932 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया इन दोनों के द्वारा, जिससे कि हमें कैसा भोजन लेना है वो निर्धारित किया गया। वह हमारे लिए लाभदायक कैसे है? जैसे कि हमारे बाल है, हमारा चेहरा है, हमारे नाखून है, हमारी आंखें हैं, दांत है, मसूड़े और होठ, जीभ, त्वचा, अंतःत्वचीय ऊतक, कंकाल तंत्र, आंतरिक तंत्र, आमाशय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय वाहिनियां, यह सभी अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तभी एक व्यक्ति, एक मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो मनुष्य अस्वस्थ कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे बाल हैं, बाल पतले, चमकहीन, घने होते हैं। इनको जड़ों की तरफ वाला हिस्सा भगंदर हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और आसानी झड़ते हैं और आसानी से वो टूट भी जाते हैं। तो ये भी क्या है? अस्वास्थ्य की निशानी होती है कि व्यक्ति अस्वस्थ है। चेहरा चांद की तरह गोल दिखना, चेहरे पर जगह जगह दाग धब्बे दिखना, चकत्ते दिखना, ये भी स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आती। आंखें चमकहीन होना, रतौंधी रोग होना, जीरोपथेलिया होना, जीरोसिस होना, बिटोट का स्पॉट होना, धब्बा होना यानी दिखाई देना, ये भी स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आती। होठों का कोना फटना, वो व्यक्ति भी जिसके होठों के कोने फटे हुए हैं वो भी स्वास्थ्य के अंदर नहीं आता। मुंह मसूड़े, स्पंजी होना, मसूड़े से खून निकलना, जीभ में सूजन, धब्बे दिखाई देना, जीभ का रंग गहरा लाल हो जाना, अंकुरण की भांति अधिक बाहर आना, वो भी क्या है? अस्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। त्वचा का खराब, सूखा, बेजान हो जाना, नाखून टूटना, त्वचे ऊतक, सूचन वसा की मात्रा कम होना। इस प्रकार से ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर अगर होती हैं तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्वस्थ कहलाता है। तो ये है हमारे इसके सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण की हमने बात की कि क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। फिर हमारे इसके अंदर आ जाएंगे अब हम करेंगे हमारी यूनिट 4th और 5th कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट हमने पहले कर ली थी। अब हमारी इसके अंदर बचती है यूनिट 2nd और यूनिट 3rd। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3rd स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें यूनिट 3rd में सबसे पहले है गर्भावस्था के कष्ट एवं उनका उचित प्रबंधन। नारी को मां बनने में बहुत ही संतोष और सुख की अनुभूति होती है, परंतु उसे यह सुख प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी और सेहत के प्रति कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। हालांकि गर्भधारण एक सामान्य एवं स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रकृति के अनुसार चलती है, परंतु इस अवधि में लगभग सभी स्त्रियों को कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। गर्भावस्था के आरंभ में तथा गर्भावस्था
गर्भावधि के दौरान कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जिनमें से कई कष्ट तो सामान्य एवं स्वाभाविक होते हैं और स्वयं के साथ समय के साथ वो क्या है स्वतः ही समाप्त भी हो जाते हैं। और कुछ जो कष्ट होते हैं जिनका अगर समय पर उचित इलाज न करवाया जाए तो गर्भवती स्त्री के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अतः गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। भोजन से रुचि हट जाना, चक्कर आना, अनिद्रा, उबकाई आना और कब्ज, वमन, कमर में दर्द, हृदय में जलन आदि होने से गर्भवती स्त्री को बड़ी ही असुविधा एवं बेचैनी महसूस होती है। इन कष्टों को दूर करने अथवा कम करने के लिए गर्भिणी के आहार में विशेष ध्यान देना होता है तथा पूर्ण पौष्टिक भोजन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि का सम्मिलित होना आवश्यक होता है। उसकी दिनचर्या में कई परिवर्तन करने होते हैं तथा ज्यादा आराम की आवश्यकता होती है। अगर गर्भवती महिला के कष्ट में किसी प्रकार की कमी दिखाई न पड़े तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए गर्भवती मां का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्री कई बार शारीरिक परिवर्तन देखकर मानसिक रूप से बेचैन और परेशान हो उठती है। इसलिए गर्भवती मां को धैर्यपूर्वक होने वाले परिवर्तनों को उनमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, समन्वय करना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाले कष्ट कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कष्ट होते हैं गर्भावस्था में? जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है जी मिचलाना। जी मिचलाना होता है या प्रातःगमन। ये क्या है? जी मिचलाना या तो जी घबराता रहता है, हम बोलते हैं ना जी घबरा रहा है, प्रातःगमन, या फिर सुबह सुबह वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो बोलते हैं वमन को बोलते हैं। कब्ज होना दूसरा क्या है इसके अंदर? कब्ज होना, कब्ज हो जाती है। अगला है इसके अंदर छाती में जलन, छाती में जलन हो जाती है। अपच, अनिद्रा या नींद में कमी, और क्या सिम्टम्स होते हैं? बवासीर, पेशीय ऐंठन, बार बार मूत्र उत्सर्जन, बार बार बाथरूम आना, कमर का दर्द, कमर में दर्द होना, और कौन से सिम्टम्स है? शारीरिक सूजन, शारीरिक सूजन हो जाती है। जी मिचलाना या प्रातःगमन, कब्ज होना, छाती में जलन, अपच, अनिद्रा या नींद में कमी, बवासीर, पेशीय ऐंठन होना, बार बार मूत्र उत्सर्जन, कमर का दर्द, शारीरिक सूजन, और इसके बाद में सिराओं का फूल जाना, वेन्स का फूल जाना इसमें
शिराओं का फूल जाना, ये भी गर्भावस्था के कष्ट के अंतर्गत आता है। योनिस्राव, योनिस्राव होता है। और अल्प श्वास, और एक और सिम्टम्स होते हैं आहार के प्रति घृणा या प्रेम। आहार के प्रति घृणा या प्रेम। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ये गर्भावस्था के कष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो शिराओं का फूल जाना, यहाँ तक हमें सारे सूजन आ जाती है, शिराओं का फूल जाती है, योनि में सिक्रेशन यानी स्राव होता रहता है, अल्प श्वास यानी ऊपर नीचे श्वास आते रहते हैं, आहार के प्रति घृणा या प्रेम हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा खाते कम। तो ये गर्भावस्था के सामान्य कष्ट होते हैं। अगली क्लास में हम इनको 1 बाय 1 करके सभी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।